बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से मुतल्लिक। आज के इस लेक्चर में स्टूडेंट हम लोग ये प्रूव करेंगे कि सर्कुलर मोशन इज़ अ कॉपी ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसके लिए हम लोग सपोज करते हैं ये हमारे पास एक वर्टिकल मैस अपरिंग सिस्टम है स्टूडेंट, जिसमें हमारे पास एक स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट है जिसका मैस m है। इसको हम लोगों ने स्प्रिंग के एक एंड के साथ अटैच कर दिया है और इसके दूसरे एंड को हम लोगों ने एक सपोर्ट के साथ अटैच कर दिया है। और इस ऑब्जेक्ट के साथ हम लोगों ने एक पॉइंटर भी अटैच किया है जिसको हम लोग यहाँ पे P1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये A इसका मीन पोजीशन है, B एंड C रिस्पेक्टिवली इसकी अपर एंड लोअर एक्सट्रीम पोजीशंस हैं। हम लोग मानते हैं कि जब हम लोग इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा इसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट बिटवीन इट्स एक्सट्रीम पोजीशन B एंड C इस तरह से ऑसिलेट करेगा। तो हम मानते हैं कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वर्टिकल मैस अपरिंग सिस्टम जो है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। अगर हम इसकी एक वाइब्रेशन से मुतल्लिक बात करें तो ये अपनी वन वाइब्रेशन किस तरह से कंप्लीट करेगा स्टूडेंट। ये ऑब्जेक्ट A से B की तरफ जाएगा, B से C पे और C से जब दोबारा A पे पहुंचेगा तो हम बोलेंगे ये अपनी एक वाइब्रेशन कंप्लीट कर ली है। और इस एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए जो इसे टाइम रिक्वायर्ड होगा उसको हम इसका टाइम पीरियड का नाम देंगे। अब इसके डिफरेंट टाइम इंस्टेंट पे इसकी पोजीशन क्या होगी अगर उसको हम लोग यहाँ पे ऑब्ज़र्व करें। हम लोग बात करते हैं जब टाइम है 0 से T/4 तक तो ये ऑब्जेक्ट जाएगा A से B की तरफ, मीन 0 पे ये A पोजीशन पे होगा और T/4 जब टाइम गुजर चुका होगा तो ये B पोजीशन पे होगा। और जब टाइम पास होगा T/4 से T/2 तो ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा B से A की तरफ, मीन T/4 पे ये होगा B पोजीशन पे और T/2 पे कहाँ पे आ जाएगा, अगेन मीन पोजीशन पे आ जाएगा। और जब टाइम हमारे पास होगा T/2 से 3T/4 तो ये ऑब्जेक्ट जो है ये मूव करेगा A to C, मीन जब टाइम हमारे पास T/2 होगा ये मीन पोजीशन A पे होगा और जब टाइम 3T/4 होगा तो ये किस पे होगा, C पोजीशन पे होगा, इस पॉइंट पे होगा। और जब टाइम हमारे पास 3T/4 टू T होगा तो ये ऑब्जेक्ट जाएगा C to A, मीन आप बोले 3T/4 पे ये होगा C पे और जब टाइम पीरियड इसका कंप्लीट होगा 1 टाइम पीरियड तो ये अगेन किस पोजीशन पे होगा, A पोजीशन पे होगा। तो इस तरह से ये वर्टिकल मैस अपरिंग सिस्टम सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा। अगर हम लोग इसकी एम्पलीट्यूड से मुतल्लिक बात करें, इसकी मीन से एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान में जो डिस्टेंस है स्टूडेंट वो इसका एम्पलीट्यूड कहलाता है और उसकी यहाँ पे वैल्यू है x0। जिस तरह से सिमिलरली A से C x0, A से B x0, ये इस ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट का एम्पलीट्यूड है। और यहाँ पे एक और फिगर मैंने ड्रा किया है, सपोज करें ये एक सर्कुलर पाथ है स्टूडेंट, इसका रेडियस हमारे पास x0 है और ज़रा गौर से देखें जितना इस ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट का एम्पलीट्यूड है मीन से एक्सट्रीम तक का डिस्टेंस है वो भी x0 है और इस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है वो भी x0 के इक्वल है। और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है P जो कि इस तरह से सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। आइए अब हम लोग इस P ऑब्जेक्ट की मोशन को डिस्कस करते हैं और इसकी एक रेवोल्यूशन के लिए जो इसे टाइम रिक्वायर्ड होगा उसको हम लोग इसका टाइम पीरियड का नाम देंगे। हम लोग मानते हैं कि इस ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट और इस रिवॉल्विंग ऑब्जेक्ट P का जो टाइम पीरियड है वो दोनों सेम है। तो डिफरेंट टाइम इंस्टेंट पे इस P ऑब्जेक्ट की क्या पोजीशंस होंगी आइए उसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। जिस तरह से यहाँ पे ये पहली लाइन मैंने रिप्रेजेंट किया किसके लिए, इस M ऑब्जेक्ट के लिए मैंने बात की थी। अब हम लोग बात कर लेते हैं इस P ऑब्जेक्ट के लिए। लेट्स सपोज जब टाइम हमारे पास है 0 से T/4 मीन 0 टाइम पे ये ऑब्जेक्ट P जो है O पोजीशन पे होगा और जब टाइम होगा T/4 तो ये जाएगा कहाँ से कहाँ तक, O1 से D। ये O1 से D इस तरह से ऐसे मूव करके D पॉइंट पे आ जाएगा और जब टाइम होगा T/4 से T/2 तो ये जाएगा D से O2। तो ये ऑब्जेक्ट जाएगा D से O2, इस पोजीशन को हम लोग नाम दे देते हैं O2 का। और जब टाइम होगा T/2 से 3T/4 तो ये जाएगा O2 से E की तरफ, 3T/4 से T तक तो ये अगेन जाएगा E से O तक। इस तरह से ये अपनी एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा इन इट्स अ गिवन टाइम, दैट इज इट्स अ टाइम पीरियड। मीन आप देखें इस टाइम पीरियड के अक्रॉस ये ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट बिटवीन B एंड C अपनी एक वाइब्रेशन कंप्लीट कर रहा है और ये रिवॉल्विंग ऑब्जेक्ट जो P है
अपनी गिवन टाइम में इस तरह से एक सर्कुलर पाथ के अलॉन्ग अपनी एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है। और मज़े की बात यह है कि इसका जो रेडियस है सर्कल का वो सेम है जितना इस ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट का एम्पलीट्यूड है। अब अगर हम लोग बात करें ये जो ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ के अलॉन्ग रिवॉल्व कर रहा है, मूव कर रहा है, इसके प्रोजेक्शन से मुतल्लिक बात करें कि इसके प्रोजेक्शन का मोशन कैसा है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि प्रोजेक्शन से मुराद क्या है। द प्रोजेक्शन इज अ इमेज ऑफ अ ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन ऑन इट्स डायमीटर। एक ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है एक सर्कुलर पाथ के अलॉन्ग, तो सर्कल के डायमीटर के ऊपर उस रिवॉल्विंग ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा उसको हम लोग नाम देंगे उसके प्रोजेक्शन का। अब यूं कह सकते हैं जो प्रोजेक्शन है एक सर्कुलर पाथ के अलॉन्ग रिवॉल्व करने वाले ऑब्जेक्ट का जो इसके डायमीटर के अक्रॉस जो साया बनेगा, जो उसका फोटो बनेगा, जो उसका इमेज बनेगा, उसको हम लोग नाम देंगे उसके प्रोजेक्शन का। अब हम बात करते हैं 0 से t/4, तो ऑब्जेक्ट P मूव करेगा O1 से D तक, O1 से D तक ऐसे मूव करेगा। तो अगर हम लोग बात करें जब ऑब्जेक्ट P O1 पे मौजूद है तो ऑन डायमीटर DE किस पॉइंट पे इसका प्रोजेक्शन बनेगा, इसका इमेज बनेगा, इसका साया बनेगा। तो याद रखें जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर रहा होता है तो सर्कल के डायमीटर के ऊपर जो उसका प्रोजेक्शन होता है वो ड्रा करने के लिए उस पार्टिकुलर पॉइंट से हम लोग डायमीटर के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। वो परपेंडिकुलर उस ऑब्जेक्ट P की प्रोजेक्शन की पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा। अगर ऑब्जेक्ट P यहाँ पे है तो इस पॉइंट से इधर नॉर्मल ड्रा करें आप लोग, ये हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, तो यहाँ पे ये हमारे पास P के प्रोजेक्शन की पोजीशन होगी, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे N से। अब ऑब्जेक्ट जा रहा है O1 से D, तो सपोज कर ले ऑब्जेक्ट पहुंचा है यहाँ, तो इस वक्त इसका प्रोजेक्शन किधर होगा, इसका प्रोजेक्शन इधर होगा। इस पॉइंट पे ड्रा कर दें आप लोग परपेंडिकुलर, तो ये हमारे पास N की पोजीशन होगी। जब ऑब्जेक्ट पहुंचा है किसी इस पॉइंट पे तो इसका प्रोजेक्शन किधर बनेगा, इस पॉइंट से आप लोग ड्रा कर दें परपेंडिकुलर, तो ये हमारे पास ये जो परपेंडिकुलर होगा इस N की पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप लोग ज़रा गौर से देखें जब ऑब्जेक्ट O1 से D की तरफ मूव कर रहा है ड्यूरिंग टाइम 0 से t/4, P ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है O1 से D की तरफ, तो इसका जो प्रोजेक्शन है स्टूडेंट जिसको हम लोग N से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो मूव करेगा O से D की तरफ, O से D की तरफ मूव करेगा, मीन प्रोजेक्शन ऊपर की जानिब मूव करेगा। और जब ऑब्जेक्ट पहुंचेगा P D पॉइंट के ऊपर तो इसका प्रोजेक्शन भी इसी D पॉइंट के ऊपर होगा। अब अगर हम लोग बात करें t/4 से t/2 की, तो ये P ऑब्जेक्ट मूव करेगा D से O2, D से O2 की तरफ मूव करेगा, मीन इस तरह से आएगा। तो अब हम लोग मानते हैं कि ये ऑब्जेक्ट P जो है ना किसी इस पॉइंट पे आया है इस तरह से मूव करते हुए, तो इसका प्रोजेक्शन किधर बनेगा, इस पॉइंट पे क्या ड्रा कर दें परपेंडिकुलर, तो ये इसके प्रोजेक्शन की पोजीशन बन जाएगी। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाए, ठीक है, P ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुँचा है, इसका प्रोजेक्शन किधर बनेगा, इस पॉइंट से क्या ड्रा कर दें डायमीटर के ऊपर आप एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दें, तो ये इस N की पोजीशन होगी प्रोजेक्शन की। अगर ऑब्जेक्ट पहुँचा है इस पॉइंट पे O2 पे, तो इसका प्रोजेक्शन किधर होगा, इसका प्रोजेक्शन होगा स्टूडेंट इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रा कर दें और ये इस O पॉइंट के ऊपर बनेगा अगेन। तो आप लोग ज़रा गौर से देखें जब t/4 से t/2 के दौरान P ऑब्जेक्ट D से O2 की तरफ मूव करेगा तो इसका प्रोजेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करेगा, इसका जो N है प्रोजेक्शन है वो डाउनवर्ड शिफ्ट होगा। और नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें t/2 से 3t/4, ये P ऑब्जेक्ट मूव करेगा O2 से E, P ऑब्जेक्ट मूव करेगा O2 से E की तरफ, तो इसका प्रोजेक्शन की तरफ मूव करेगा। इसको चेक करते हैं, सपोज कर लें ऑब्जेक्ट P जो है ना इस किसी पॉइंट पे आया, तो इसका प्रोजेक्शन डायमीटर DE के ऊपर किस पॉइंट पे होगा, इस पॉइंट से आप लोग ड्रा कर दें एक परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर ड्रा किया, तो ये हमारे पास N प्रोजेक्शन की पोजीशन होगी। अगर ऑब्जेक्ट पहुंचा है P इस पॉइंट पे तो इसका प्रोजेक्शन किधर बनेगा, इस पॉइंट से आप लोग नॉर्मल ड्रा कर दें, परपेंडिकुलर ड्रा कर दें, तो ये DE के ऊपर ये प्रोजेक्शन हो जाएगा। टाइम t/2 से 3t/4 है, ऑब्जेक्ट P मूव कर रहा है O2 से E, O2 से E, और इसका जो प्रोजेक्शन है स्टूडेंट वो मूव कर रहा है O से E की तरफ, नीचे की जानिब शिफ्ट हो रहा है। इस तरह से इसका प्रोजेक्शन जो है नीचे की जानिब मूव कर रहा है, O से E की तरफ मूव कर रहा है, ये इसका N प्रोजेक्शन है।
जब ऑब्जेक्ट पहुंचेगा ई पॉइंट के ऊपर तो इसका प्रोजेक्शन जो एन है वो भी इसी पॉइंट के ऊपर होगा। अब जो अगर हम लोग बात करें 3t/4 से t तक की, तो ऑब्जेक्ट p जो है e से O1 की तरफ मूव करेगा, e से O1 की तरफ मूव करेगा, मीन इस तरफ मूव करेगा p, ठीक है। तो इसका प्रोजेक्शन किधर बनेगा, अगर हम लोग बात करें p पॉइंट इस पॉइंट पे पहुंचा है तो इसका प्रोजेक्शन किधर बनेगा, डायमीटर DA के ऊपर इस पॉइंट से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा करें तो ये इसका प्रोजेक्शन इस पॉइंट पे बनेगा। अगर हम लोग बात करें ऑब्जेक्ट P पहुंचा है इस किसी पॉइंट पे तो इसका प्रोजेक्शन किधर बनेगा, इस पॉइंट से क्या ड्रा कर दें, परपेंडिकुलर ड्रा कर दें तो ये डायमीटर के ऊपर इसका प्रोजेक्शन बनेगा। और अगर हम लोग बात करें ऑब्जेक्ट पहुंचा है इस पॉइंट पे P तो इसका प्रोजेक्शन डायमीटर के ऊपर किधर बनेगा, ज़रा गौर से देखें तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे बनेगा इस पॉइंट के ऊपर। तो ज़रा गौर से देखिए, जब ऑब्जेक्ट E से O1 की तरफ मूव कर रहा है तो इसका प्रोजेक्शन ऊपर की जानिब मूव कर रहा है, ऊपर O की तरफ मूव। अगेन हम इसको रिपीट करते हैं कि ऑब्जेक्ट O1 से D की तरफ मूव करेगा तो इसका जो प्रोजेक्शन है N वो O से D की तरफ ये ऊपर की जानिब मूव करेगा। और जब ऑब्जेक्ट P D से O2 की तरफ मूव करेगा तो इसका जो प्रोजेक्शन N है वो D से O की तरफ ये वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करेगा। और जब ऑब्जेक्ट O2 से E की तरफ मूव करेगा इसका जो प्रोजेक्शन N है वो O से D की तरफ ये डाउनवर्ड मूव करेगा। और ऑब्जेक्ट जब E से O1 की तरफ मूव करेगा इसका प्रोजेक्शन N E से O की तरफ मूव करेगा। ज़रा गौर से देखें, ऑब्जेक्ट इस तरह से सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है और इसका जो प्रोजेक्शन है स्टूडेंट वो डायमीटर DE के अलॉन्ग जो है ना इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है, वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। आप लोग जानते हैं जो प्रोजेक्शन है वो इमेज है, साया है ऑब्जेक्ट का ऑन द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। तो जिस तरह का ऑब्जेक्ट का मूवमेंट होता है उसी तरह का प्रोजेक्शन का मूवमेंट होगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पे सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसका जो डायमीटर के अलॉन्ग प्रोजेक्शन है वो वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो आप कह सकते हैं ये जो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है एक्चुअली इसकी ये जो मोशन है कौन सी मोशन है, ये इसकी सिंपल हार्मोनिक मोशन है, वाइब्रेटरी मोशन है। या आप इसको यूँ भी समझ सकते हैं, देखिए जब ये ऑब्जेक्ट P इस तरह से सर्कल के अलॉन्ग मूव कर रहा है तो इसका जो प्रोजेक्शन है वो डायमीटर DE के अलॉन्ग अबाउट द पॉइंट O इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है। तो इसके जो प्रोजेक्शन की मूवमेंट है एक्चुअली वो इस वर्टिकल मैथ स्प्रिंग सिस्टम की मूवमेंट के सिमिलर है। आइए इसको कंपेयर करते हैं। इन टाइम 0 से T/2 ये मैस मूव करेगा A से B और ये जो हमारे पास प्रोजेक्शन है मूव करेगा O से D। इन टाइम T/4 से T/2 जो है ना ऑब्जेक्ट M मूव करेगा B से A की तरफ तो प्रोजेक्शन मूव करेगा हमारे पास D से O की तरफ। इन टाइम T/2 से 3T/4 ऑब्जेक्ट M मूव करेगा A से C की तरफ तो प्रोजेक्शन मूव करेगा O से E की तरफ। इन टाइम 3T/4 से T टाइम ऑब्जेक्ट M जो है ये मूव करेगा C से A की तरफ तो प्रोजेक्शन मूव करेगा E से O की तरफ। इसका मतलब है ये जो P ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ के अलॉन्ग मूव कर रहा है इसके प्रोजेक्शन की डायमीटर DE के अलॉन्ग जो मोशन है वो सिमिलर है इस वर्टिकल मैथ स्प्रिंग सिस्टम की मोशन के। और यहाँ पे जो रेडियस ऑफ सर्कल है वो x0 है, वो इक्वल है द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट। तो आप यहाँ पे यूँ कह सकते हैं ऑब्जेक्ट P जो सर्कुलर पाथ के अलॉन्ग मूव कर रहा है उसका जो प्रोजेक्शन है वो डायमीटर के अलॉन्ग वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है और उसकी जो ये जो वाइब्रेटरी मोशन है वो वर्टिकल मैथ स्प्रिंग सिस्टम की मोशन के सिमिलर है। तो आप यहाँ पे यूँ कहेंगे कि सर्कुलर मोशन इज़ अ रेप्लिका ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सर्कुलर मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन दोनों एक ही मोशन हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में जब कभी हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट का, वेलोसिटी निकालना होगा या एक्सेलरेशन निकालना होगा तो हम लोग तमाम सर्कुलर मोशन वाले कंसेप्ट इसके लिए सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और साथ ही देखिए मैंने यहाँ पे बोला था कि मैंने इस M के साथ एक पॉइंटर अटैच किया जिसको P1 से रिप्रेजेंट किया है। अगर जब ये M जो है बिटवीन B एंड C इस तरह से ऑसिलेट कर रहा होगा इसके नीचे से एक पेज पास करवा दूँ, ये इस तरह से है, ये पॉइंटर इस तरह से इसके साथ अटैच है, इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है तो इसके अगर नीचे से अगर हम लोग इस तरह से पेज पास करवा दें तो इस तरह की कोई वेव उस पेज के ऊपर ड्रा हो जाएगी। इस वेव को हम लोग नाम देंगे SHM वेव का, सिंपल हार्मोनिक वेव का नाम देंगे
जो कि कौन सी वेव है, आप इसको ज़रा गौर से देखें, ये साइनोसाइडल वेव है, इसको साइन वेव का नाम देंगे। और इसके लिए अगर हम लोग इसके फेजेस की बात करें, ये इसका स्टार्ट पॉइंट है, इसके लिए फेज़ होगा यहाँ पे 0 डिग्री या 0 रेडियन। ये इसकी पॉजिटिव पीक आ रही है, ये इसकी नेगेटिव पीक आ रही है। पॉजिटिव पीक पे इसका जो एंगल होगा वो हमारे पास π/2 रेडियन होगा, या इसको हम लोग 90 डिग्री से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको आप यूँ भी कह सकते हैं, देखिए जब एम ए से बी की तरफ मूव करता है तो ऑब्जेक्ट पी O1 से डी की तरफ मूव करता है, तो यहाँ पे एंगल कितना सब्टेंड करेगा 90, तो यहाँ पे 90 आएगा, क्योंकि ये दोनों की मोशन सेम मोशन है, तो यहाँ पे 90 डिग्री होगा। और यहाँ पे ये कितना होगा 90 के बाद ये यहाँ पे मीन पे आ गया, तो ये इसका बनेगा 180 डिग्री या फिर पाई रेडियन। नेगेटिव पीक हमारे पास होगी 270 डिग्री या फिर इसको 3π/2 रेडियन का नाम देंगे। और ये यहाँ पे अगेन मीन पोजीशन पे आएगी ये वाली वेव, तो इसको हम लोग नाम देंगे 360 डिग्री या फिर इसको 2π रेडियन से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये हमारे पास SHM वेव है। एक ऑब्जेक्ट जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है उसके लिए हम लोग इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास वर्टिकल मैस स्प्रिंग सिस्टम है जो कि बिटवीन B एंड C ऑसिलेट कर रहा है, और इसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम पोजीशन वो x0 के इक्वल है। अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट जब A से B की तरफ मूव कर रहा है तो किसी इस पॉइंट पे पहुंचा है तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो वो हमारे पास x के इक्वल होगा, जो कि इसका इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। और इसकी वैल्यू को हम लोग यहाँ पे डिटरमाइन करेंगे। अभी आपने ये भी प्रूव किया कि एक ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो सर्कल के डायमीटर के अलॉन्ग उसका जो प्रोजेक्शन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। हम लोग अगर इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हैं तो हम लोग इस प्रोजेक्शन का डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लेंगे। सपोज करें ये ऑब्जेक्ट इस पॉइंट से A से इस किसी पॉइंट पे पहुंचा है, तो यहाँ से जो P है O1 से किसी इस पॉइंट पे पहुंचा है तो इसका प्रोजेक्शन जहाँ पे होगा। अगर हम लोग इस प्रोजेक्शन N का O से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस फाइंड कर लें, ये सेम होगा A से इस पॉइंट तक के डिस्टेंस के, जो कि इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है। तो हम लोग यहाँ पे ये x का वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। देखिए स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट ने O1 से इस पॉइंट तक मूव किया तो जो सेंटर पे एंगल सब्टेंड करेगा ये P ऑब्जेक्ट, इसको थीटा का नाम दे देते हैं। अगर ये एंगल थीटा है तो ये बनने वाला एंगल भी हमारे पास थीटा के इक्वल होगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल लाइन है और इनमें ये दरमियान में एक लाइन इनको कट कर रही है, तो ये दोनों एंगल कैसे होंगे, सेम होंगे। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। तो ये एक स्मॉल ट्राइंगल बन रही है। ON इसका परपेंडिकुलर है, NP इसका बेस है और PO जो है स्टूडेंट इसका हाइपोटेन्यूस है। हमने इस स्मॉल ट्राइंगल में ON की वैल्यू फाइंड करनी है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, और हमारे पास गिवन इसका OP है जो कि इसका हाइपोटेन्यूस है। तो हम लोग यहाँ पे साइन थीटा वाला रेशियो यूज़ करेंगे। तो ये साइन थीटा हमारे पास आपको पता है किसकी इक्वल होता है, साइन इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस के। परपेंडिकुलर यहाँ पे ON है और हाइपोटेन्यूस यहाँ पे OP के इक्वल है। तो इसकी वैल्यूज़ अगर आप लोग यहाँ पे पुट करें तो ये हो जाएगा अगेन साइन थीटा इज इक्वल ON हमारे पास है x के और OP किसकी इक्वल है, x0 जो कि रेडियस ऑफ सर्कल है, x0 हो जाएगा। x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास इक्वल हो जाएगी x इज इक्वल टू x0 साइन थीटा, और इस इक्वेशन को आप लोग नाम दे दें 1 का। एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहाँ पे x0 एम्पलीट्यूड है, थीटा इज द फेज ऑफ वाइब्रेशन। थीटा हमें ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट की स्टेट से मुतल्लिक बताएगा। तो हम लोग डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ थीटा के लिए ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट की स्टेट्स को डिटरमाइन करेंगे। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अगर हमारे पास थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो तो ये 0 डिग्री यहाँ पे पुट करें। साइन 0 इक्वल होता है स्टूडेंट 0 के, तो हमारे पास इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट 0 के इक्वल आ जाएगा। इट मीन्स दैट ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, मीन पोजीशन पे होगा। अगर हमारे पास एंगल हो जाए 90 डिग्री तो साइन 90 पुट करें, साइन 90 1 के इक्वल होता है, तो हमारे पास एम्पलीट्यूड हो जाएगा x0 के। x0 के इक्वल एम्पलीट्यूड हो तो मीन ऑब्जेक्ट किधर पे होगा, ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा। मीन ऑब्जेक्ट 1/4 वाइब्रेशन कंप्लीट कर चुका होगा। और अगर हम लोग थीटा की वैल्यू पुट करें 180 डिग्री तो साइन 180 जो होता है स्टूडेंट वो 0 के इक्वल होता है। मीन अगेन डिस्प्लेसमेंट जो है हमारे पास 0 होगा। ऑब्जेक्ट किधर होगा,
मीन पोजीशन पे होगा, ऑब्जेक्ट जो है ना हाफ साइकिल ऑफ वाइब्रेशन जो है वो कंप्लीट कर चुका होगा। और अगर हम लोग वैल्यू पुट करें थीटा की 270 डिग्री, साइन 270 डिग्री -1 के इक्वल होता है, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हमारे पास -x0। मीन ऑब्जेक्ट किधर होगा, नेगेटिव या लोअर एक्सट्रीम पे होगा। मीन ऑब्जेक्ट जो है ना 3/4 वाइब्रेशन कंप्लीट कर चुका होगा। और अगर हम लोग वैल्यू पुट करें थीटा की 360 डिग्री, तो साइन 360 जो है स्टूडेंट वो 0 के इक्वल होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा हमारे पास 0। और इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट किधर होगा, यस अगेन ऑब्जेक्ट जो है ना वो मीन पोजीशन पे होगा और ऑब्जेक्ट जो है अपनी एक वाइब्रेशन कंप्लीट कर चुका होगा।